अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे बखैर आफ़ियत होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपसे माय स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हैं और आज हम बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट तो नहीं करने जा रहे, उम्मीद है कि ख़त्म करने जा रहे हैं, वो है जी आपका रिएक्शन काइनेटिक्स वाला चैप्टर है और उसका ये लेक्चर नंबर 3 आएगा आपके पास। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। आप सब देख सकते हैं, जिन्होंने दो पहले लेक्चर्स नहीं लिए वो पहले वो अटेंड करें। हम डायरेक्टली आज के लेक्चर पे जंप कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, हम जो थे ना लास्ट, जब हमने लास्ट ये लेक्चर फिनिश किया तो हम बेसिकली पढ़ रहे थे स्लोएस्ट स्टेप, या जिसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो हम वहीं से इसका आगाज़ करते हैं, यानी वहीं से इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा जिक्र कर ले रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे, ताकि हमने आगे जाके पढ़ना है दोबारा से, जब आपने देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके अलावा हाफ लाइफ, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को उधर तंग कर सकती हैं। तो हम अभी देखेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अच्छा, इसके लिए दो तीन और टर्म्स यूज़ होती हैं। इसको स्लोएस्ट स्टेप भी कहा जाता है, उसके अलावा इसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप भी यही होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी यही होता है, और स्लोएस्ट स्टेप भी यही होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली स्लोएस्ट स्टेप पे। क्यों? क्योंकि भाई यही है जो, जैसे हमने याद है एक चीज़ पढ़ी थी यील्ड के अंदर, लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, याद होगा आप लोगों को, हमने वहाँ पर बहुत डिस्कशन की थी। वो टायर वाली एग्जांपल और कार वाली एग्जांपल, कि जो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाएगी वो रिएक्शन को रोक देगी। तो स्लोएस्ट स्टेप भी वैसे, जैसे मैंने कल आपको दूल्हे और बारात वाली एक एग्जांपल दी थी, ठीक है, एनालॉगी बताई थी, ताकि आप उसको काफ़ी हद तक रिलेट करके चीज़ को ईजिली याद कर सकें। ठीक है, पहली बात है कि ये जो रिएक्शन होगा ना, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। अच्छा, वैसे मल्टी स्टेप भी नहीं लिखे, बल्कि अगर तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी उसका स्टेप ही सिंगल है, एक एक ही इक्वेशन में, यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो बेटा उसके लिए तो सिंपल है कि वही स्टेप, जो सिंपल स्टेप का एक सिंगल स्टेप है ना, जो एक स्टेप रिएक्शन का, बस वही क्या होगा, वो रेट डिटर्मिनिंग भी हो जाएगा, वही रेट को डिटर्मिन करेगा। मसला कहाँ पर आता है? मसला वहाँ आता है जहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, यानी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसके अंदर बेटा आप देखेंगे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा, वही बेसिकली आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होगा या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। अच्छा, अब हम जब इक्वेशन लिखते हैं, क्या वो इक्वेशन सिंगल स्टेप होती है या मल्टी स्टेप होती है? सिंपल इक्वेशन अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल लिख दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड कर दें, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल देता हूं मैं, एक सेकेंड। अब इसमें NO2 डाल दें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपके पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब कोई मुझे ये रिएक्शन देख के बता सकता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या डबल स्टेप रिएक्शन है? आप सब बोलेंगे यस सर ये सिंगल स्टेप है, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन लिखा गया है। आंसर इज नो बच्चों, कोई नहीं बता सकता। इसके लिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाएं तो या लिखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो ऐसे एक स्टेप में नहीं हो रहा। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, N2 मिल रहा है एक और N2 के साथ, ठीक है, और उससे बन रहा है NO3 प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये दो चीजें बन रही हैं। फिर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नीचे आता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और खुद हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आप फाइनल इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखते होते हैं बेटा? रिएक्टेंट को इस तरह ओवरऑल इस पैटर्न में हम कटिंग करते होते हैं, इसको इसके साथ कट करें, इसको इसके साथ कट करें, फाइनल इक्वेशन लिखें, क्या बनेगी? NO2 प्लस CO
प्लस CO2 प्लस NO। सेम टू सेम ये ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा हमने नीचे लिख दी। इट मींस कि कोई भी डिटर्मिन रिएक्शन को देख के नहीं कर सकता कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या डबल स्टेप रिएक्शन है, अच्छा, या मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसके लिए आपको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए। उससे अगली बात, अब इस रिएक्शन के लिए हम अगर रेट इक्वेशन लिखें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मैं डेफिनेशंस नहीं लिख रहा, डेफिनेशंस बुक पे आपकी लिखी हुई हैं, आप वही याद करेंगे, मैं आपको सिर्फ अब कॉन्सेप्ट दूंगा। अच्छा, हम बात करें तो रेट इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या होती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट ही लिखते हैं हम, लेकिन रिएक्टेंट के ऊपर भी कुछ आता है, क्या आता है, रिएक्टेंट पे पार आती है। अब इसके अंदर रिएक्टेंट्स कितने हैं, टोटल 2 रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, अब आप रेट इक्वेशन जब इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन की लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, क्या आप लिखते हैं CONO2, नहीं, आप लिखते हैं NO2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं आप, तो बेटा याद रखें ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मैंने इसका मैकेनिज्म इसीलिए लिखा, इसमें से ये वाला स्टेप स्लो होता है, ठीक है, और ये वाला स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, बेटा डिटरमिन करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटल ही होगी, एक्सपेरिमेंट करके ही आप जज कर सकते हैं। इट इज नॉट थ्योरेटिकल, ओके, थ्योरी से आप जज नहीं कर सकते। हम इसकी रेट इक्वेशन ये इसीलिए लिखते हैं बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, ठीक है, द रिएक्शन स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स एंड इट इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं एक जनरल सी डेफिनेशन, रिएक्शंस स्टेप, रिएक्शन का स्टेप, रिएक्शंस स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन के मैकेनिज्म में वो होगा, आप उसको डायरेक्टली देख के जज नहीं कर सकते, रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वाला स्टेप क्या है, फास्ट है या स्लो है, ऑन विच, जिसके ऊपर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। रेट ऑफ, मैंने आपको बताया था स्लोएस्ट स्टेप पे क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स and it is the slowest step of reaction, and it is slowest step of reaction। ये क्या है आपका, इसको बोलेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी आपके लिए, मैंने पहले कहा था मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि बुक पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लिखी है, मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखें जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी पार कितनी है, 2 है। समझ आ गई, अभी मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं आया, इसीलिए दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करना। यहां पर मैं लिखना सिखा रहा हूं रेट इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो स्लोएस्ट स्टेप से ही डिटर्मिन होगा। मैंने शायद कल भी जब मैं आपको लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी एक आपको इसकी लाइट सी एग्जांपल दी थी समझाने की खातिर, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों ने पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली, अब आपको पता है कि ये क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप, ठीक है। यूं लिख लें इसकी डेफिनेशन, अगर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो लिख ले, सीरीज रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लें, सीरीज ऑफ स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप्स इन विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, सीरीज ऑफ स्टेप्स इन विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हम इसी में इंटरमीडिएट की बात करेंगे, जैसे अब इसमें इंटरमीडिएट ये है, दिस इज क्या, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, याद रखिएगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी में जाके, ठीक है। अभी मैं इसका उकदा नहीं खोलना चाहता, इसको मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे।
अच्छा, अब यहीं पर हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ देखी थी, हमने यहाँ पर इफेक्ट्स देखे थे डिफरेंट चीज़ों के, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था। ठीक है, याद हुआ आपको तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें। हमने ये देखे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स देखी, कंसंट्रेशन को देखा, लाइट को देखा, इसी तरह डिफरेंट चीज़ें देखी। इसमें से जो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है ना, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बच्चों को सॉल्व नहीं करना आता, उसको मैं करना सिखाऊंगा। तो ये आप जो ऊपर आपने कंसंट्रेशन वाली हेडिंग में लिखा था ना, उसके अंदर ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ये मुझसे स्किप हो गया था, मैं इसको अब लिखवा रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ ऊपर हो गया था, मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, तो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन वो आपको दे देता है कि बेटा जी आपके पास एक रिएक्शन है 2NO, ठीक है, और उसके साथ आपके पास है जी 2H3, इनका आपने करवाया रिएक्शन, आपके पास क्या बना 2H2O प्लस N2। अच्छा, ये आपके पास टोटल आपके पास क्या बन गया, एक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक चीज मेरी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं नाइट्रोजन की भी डबल कर दूं और हाइड्रोजन की भी डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ऐसा यूजुअली डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए एक हमें पूरी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि हम अभी अभी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप जरा नोटिस करें कि फॉर एग्जांपल हम यहीं पर एक पहले बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, ग्राफ नहीं है टेबल है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मॉडिफाई, और हम उप्स, चलो जैसा भी बन रहा है, हमें एक बॉक्स चाहिए, प्लीज़ बन जाना। ओह वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ N2, और याद रखिएगा ये जो मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ ये मोल पर डीएम क्यूब में है, ये मुझे बताना ना पड़े, वैसे ये बुक्स में सबकी बुक्स में ये वाला टेबल बना हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की बात करूंगा ना मैं तो, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन को। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन की जिक्र करने लगूँ मैं। अच्छा, वो कहते हैं कि पहले आपके पास कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल 0.006, वो ऐसे ही आपको ग्राफ टेबल बना के दे सकता है। फिर आपके पास हो गई है 0.001, सॉरी हाइड्रोजन की है 0.001। अच्छा, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, या इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कितना मतलब कि कन्वर्जन हो रही है, रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है। ठीक है, वो कहता है कि इस कंडीशन में जी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है 0.025। ठीक है, अच्छा फिर वो अगले स्टेप में आगे आपसे कहता है कि आपने जो नाइट्रोजन, ये तो हो गया पहला स्टेप, ये यूं कह लें ये पहला रिएक्शन है। फिर वो थोड़ी सी चेंजिंग कर देता है दूसरे में जाके, दूसरे में वो कह देता है आपको कि आपके पास कंसंट्रेशन जो है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वो है 0.006, जबकि हाइड्रोजन की होगी आपने डबल कर दी 0.002 हो गई। ठीक है, 0.1 थी ना पहले 001, अब हो गई है 0.002, यानी डबल कर दिया आपने। आप देखते हैं कि जब आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया 0.050, यानी कि ये भी कितना हो गया डबल। यानी जब आपने इसको डबल किया, या ना पेपर में भी लिख लिया करें साथ ताकि आसान रहे, वैसे यूजुअली वो लिखने नहीं देते, यानी अलाउ नहीं होता, लेकिन पेपर पे आप लिख लेते होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को कुछ नहीं कहते। ये आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को रखा कांस्टेंट, और उसी लम्हे आपने जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, यानी इसको आपने 2 ही रहने दिया फॉर एग्जांपल, और इसको आपने डबल कर दिया, यानी इसको आपने 4 कर दिया, तो आपके पास जो ये है, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट में आपके पास बन रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी डबल हो जाएगा। अच्छा, अगली चीज आ जाती है कि तीसरे स्टेप में वो फिर क्या करता है कि इसको फिर कांस्टेंट रख देता है 0.006, इसको आपने फिर कांस्टेंट रख दिया, और इसको आपने कर दिया 0.003, यानी ये आपने कर दिया ट्रिपल। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। आप देखते हो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हुआ, ये हो गया 0.075, ये भी ट्रिपल हो गया। यानी यहां तक हमें क्या समझ आ रहा है
कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं नीचे लिख देता हूं इधर तक, इन तीन जो हमें अक्सर पता है क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा इतना बड़ा टेबल देख के कि इसमें से हमने करना क्या है। तो मैं आपको एक एक चीज को अलग अलग करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि समझ आए। यहां तक हमें समझ आ रही है कि रेट जो है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी कंसंट्रेशन के, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के। और कितनी पे पार आएगी, 1। 1 का क्या मतलब है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप ये डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। ओके। अच्छा तो बच्चों चौथे केस में क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल इसको कांस्टेंट रहने दो, इसको कर दो 0.001, इसकी कंसंट्रेशन को आपने कर दिया कांस्टेंट, पहले वाला आंसर क्या आना चाहिए 0.025, ठीक है। लेकिन आप क्या कर देते हो, N2 की NO की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो और क्या बना देते हो, इसकी कंसंट्रेशन को इधर आप लिख देते हो फॉर एग्जांपल 0.012, ठीक है। यानी आपने क्या किया कि रिएक्शन को यहाँ पर डबल किया, ठीक है, रिएक्शन को डबल किया। अब आंसर क्या आना चाहिए, क्या आपके मुताबिक आंसर कितना आना चाहिए, ये तो आपको टेबल में लिखा आएगा, ठीक है। रिएक्शन आपके मुताबिक हुआ है डबल, ठीक है, सॉरी आपने रिएक्टेंट को डबल किया है तो आपके पास क्या रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। आंसर इज नो, रिएक्शन का आंसर आपके पास फॉर एग्जांपल आएगा 0.1। तो ये क्या हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 5375, और अगर 4 के साथ कर देंगे तो यानी रिएक्शन हो गया आपका 4 टाइम्स। सिमिलरली अगर आप इसको 3 गुना बढ़ाते तो ये हो जाता 9 टाइम्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, NO की कंसंट्रेशन के। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम रिएक्शन को 2 गुना बढ़ाते हैं, यानी रिएक्टेंट को 2 गुना बढ़ाते हैं तो रेट कितनी दफा बढ़ता है, 2 2 बार 4, 4 टाइम रेट बढ़ जाता है। आ गई समझ। तो इट मीन्स कि अगर हम इसकी कॉम्बाइंड रेट इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनेगी, इस रिएक्शन की, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की कॉम्बाइंड रेट इक्वेशन बनेगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 एंड NO2, ठीक है। ये आपकी बनेगी रेट इक्वेशन। अच्छा अब अगला स्टेप आ जाता है कि क्या ये आंसर हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। तो चलिए देख लेते हैं, हम इस रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन का, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास, ये रिएक्शन पहले मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इधर रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन ये क्या कहता था आपको, ये रिएक्शन कहता था कि आपके पास है जी 2NO यानी 2NO प्लस आपके पास था 2H2, आपके पास बनेगा 2H2O प्लस आपके पास बनेगा N2। अच्छा अगर हम डायरेक्टली इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास रेट कितना निकलना चाहिए, 4, यानी 4 से मुराद है कि H की पावर भी 2 होनी चाहिए और NO की पावर भी 2 होनी चाहिए। लेकिन आपको कंसंट्रेशन बता रही, कंसंट्रेशन का चेंज बता रहा है कि भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम इसका मैकेनिज्म लिख के देख लेते हैं कि क्या ऐसा है या जो हमने ऊपर आंसर निकाला है वो ठीक है या रॉन्ग है। ये तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट स्टेप कर रहा हूं मैं, ठीक है। हम इसका लिख लेते हैं, दो डबल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले स्टेप में क्या होता है, 2NO और H2 मिलते हैं और बनता है आपके पास नाइट्रोजन, प्लस बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, हाइड्रोजन, और क्या बन जाते हैं आपके पास 2 वाटर मोलेक्यूल्स, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इनमें से स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है बेटा जी, वो ये है, और फास्टेस्ट स्टेप कौन सा है, वो ये है, फास्ट है, ठीक है। तो आपके पास रिएक्शन ओवरऑल ये बनेंगे, यानी ये 2 स्टेप वाला रिएक्शन होगा। इसका मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिखा, इस वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने लिख लिया। अब इसमें स्लोएस्ट स्टेप है ये वाला, और स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन। और इसके अंदर आप देखें तो N के कितने मोलेक्यूल्स हैं, मोल्स हैं 2, और H के कितने हैं 1। यानी कि अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO पावर 2 और H2, यानी ये आपके पास होगी रेट इक्वेशन, ठीक हो गया। अच्छा हमने यहाँ पर रेट इक्वेशन यूं तो लिख ली इस फॉर्म में, जरा हम देखें ऊपर हमने क्या लिखी थी। तो बेटा ऊपर भी तो हमने यही इक्वेशन लिखी थी, आंसर सेम आया, मतलब कि हम कंसंट्रेशन से भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर,
समझ आ गई? अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी, मेरे जहन में अभी अभी आई थी और अचानक स्किप हो गई है। वो थी कि जो स्लोएस्ट स्टेप की बात कर रहे थे हम, मेरे जहन से निकल गया, बाद में देखता हूँ, अगर मुझे याद आई तो आपको बताऊंगा। अच्छा बच्चों, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी हो गया, और हमारा जो दूसरी कन्फ्यूजन थी यानी कंसंट्रेशन वाला चेंज जो आपको बताना ज़रूरी था वो भी हो गया। अगली चीज़ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी थी। मैं इंफॉर्मेशन दोबारा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसकी चंद डेफिनेशंस लिखूंगा जो कि बतौर एमसीक्यू आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली तो होती है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको समझ आ जाती होगी इस बात की जो मैं अभी कर रहा हूं। इन रेट इक्वेशन या इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सबसे अच्छी बात ये होगी, या कई दफ़ा इधर लिखा होता है इन स्लोएस्ट स्टेप, इसको आप क्या कह देते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है ए और प्लस है बी गोज टू सी प्लस डी। अब आप इसके रेट इक्वेशन की बात करो तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए उसकी पावर ए और बी की पावर बी। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, वैसे तो मैंने आपको स्लोएस्ट स्टेप का पूरा बता दिया, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, इसीलिए इसका रेट इक्वेशन ऐसी आएगी। ऑर्डर की अगर बात करोगे तो ऑर्डर क्या होगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर को कहते हैं, आपको बताया हुआ है बड़ी दफा। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर को कहते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या शो करता है? ये ब्रैकेट्स क्या शो कर रही हैं आपको? ब्रैकेट्स शो करती हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट डिटर्मिन, चूंकि सिंगल स्टेप है तो इसीलिए यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ए प्लस बी। सिंपल इज दैट। ठीक है, अच्छा एक और इसकी बड़ी मजे की डेफिनेशन है, बड़ी कमाल डेफिनेशन है, और वो क्या कहती है आपसे? वो कहती है इट इज, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, इट इज द नंबर ऑफ molecules whose concentration changes in rate determining step, sorry, whose concentration changes in rate determining step। यानी अगर आप सिंपल अल्फाज में कहें तो वो तमाम मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को हम कंसीडर करेंगे जो कि किस में अमल दखल ले रही हैं, जिनका जो किस में मौजूद हैं, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मौजूद हैं। ठीक है, इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाले रिएक्शन को अगर मैं उसी को दोबारा लिखूं, जो हमने ऊपर एक रिएक्शन डिस्कस किया है, तो हम उसका मैकेनिज्म ही मैं लिखता हूं। 2NO प्लस H2 गोज टू N2 प्लस H2O2 और H2O2 goes to H2 and form H2O. Okay, this one is rate determining step, you know। ये कौन सा है आपके पास? कौन से वाला इनमें से रेट डिटर्मिनिंग है? वो है आपके पास ये वाला, ये है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 2, और हाइड्रोजन, और इसी को हमने रेट इक्वेशन में लिखा, यानी हमने क्या लिखा? रेट इक्वेशन इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इक्वल टू लिखेंगे तो के भी लिखना पड़ेगा साथ। ठीक है, तो NO आ जाएगा और आ जाएगा आपके पास H2NO की पावर आ जाएगी 2। अब इस केस में ऑर्डर की बात करें आप मेरे से, तो मैं कहूँगा 2 + 1, इसका 3 ऑर्डर निकलता है। और आपको एक और बात भी पता है मेरे बच्चों कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 3 होता है। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो है ना, ये रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इधर से ये चीज तो साबित हो गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बेटा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का पता चल गया तो आप आसानी से बासानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है, लार्ज एक्सेस को याद रखिएगा। जो चीज़ लार्ज एक्सेस में ले ली जाए वो उस पर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। लार्ज एक्सेस में जो भी चीज़ ले ली वो उस पर रिएक्शन डिपेंड करेगा ही नहीं, सिरे से ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मेरी अच्छे से याद रख लें, कैन नॉट बी डिटर्मिंड, कांट बी डिटर्मिंड थ्योरेटिकली। आप इसको थ्योरेटिकली नहीं डिटर्मिन कर सकते। बड़ी दफ़ा ये बात मैं समझा चुका हूँ। मैं पता क्यों इतना इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इन्होंने हिला के रख देना है। जब आप लोग इनको एक्चुअली में जाके पढ़ते हो चैप्टर्स में तो आप लोगों को समझ ही नहीं आती। आगे जाकर जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आनी, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो मॉलिक्यूल का नंबर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, उसे ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी जितने मॉलिक्यूल्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा उसे ही हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने इसकी 3 डेफिनेशंस आपके सामने लिखी जो कि खातर ख्वाह आई वुड से कि बेस्ट डेफिनेशंस मेरी नज़र में थी, मैंने वो आपकी गौशगुजार कर दी। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली यानी डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा एक सिंपल टाइप का पाया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कई किस्में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात लिख लें, ये मैं लिखवा देता हूँ, मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। एनीथिंग इन लार्ज एक्सेस, एनीथिंग इन लार्ज एक्सेस जो कि ज़्यादा मौजूद हो। लार्ज एक्सेस का क्या मतलब है, ये भी लिख लें आगे, बहुत ज़्यादा मौजूद हो, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी मैं यूजुअली कैलीग्राफी करता हूँ तो उस वजह से मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही लिखता हूँ कि एक वर्ड नीचे और उसके बाद ऊपर और नीचे से फिर स्टार्ट करके। तो लेकिन इधर मेरा पेन चूँकि उतना अच्छा चलता नहीं है इस वजह से ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया मुझसे, उसके लिए सॉरी। अच्छा, एनीथिंग इन लार्ज एक्सेस, कोई भी चीज़ जो लार्ज एक्सेस में ली जाएगी, इज़ नॉट काउंटेड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज़ नॉट काउंटेड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट कर नहीं सकते, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, अब हम टाइप्स का जिक्र कर लेते हैं। मैं टाइप्स को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स, इसकी टाइप्स बुक में बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, रट्टा लगाना पड़ना। मैं कुछ रिएक्शंस आपके सामने ज़रूर लिखूंगा जो कि ज़्यादा हैं, यानी मौजूद नहीं है बुक पे। तो पहला है जी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब ये ज़ीरो ऑर्डर से मैंने शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे बुक पे ये लास्ट पे दिया गया लेकिन मैं स्टार्ट ही इससे ले रहा हूँ। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा बच्चों एक काम ना कर लें, बार बार पूरा लिखने की बजाय, मैं तो भी आप लोगों को पता है कि मैंने लिखना ही है, मैं आर ओ आर लिख देता हूँ, ठीक है। आर ओ आर से समझाइएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसीलिए तो जीरो है। जब डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो किसी भी कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता मेरे बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब कौन कौन से रिएक्शंस आ जाते हैं बेटा जी, जितने भी आपके पास लाइट वाले रिएक्शंस हैं, ठीक है, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखिएगा। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो आपको दे सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करे और ग्लूकोज में और लिख दे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो घबराना नहीं है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये आप लोगों ने खुद ही जज कर लेना है, और वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मेरे बच्चों। कौन सा ऑर्डर है वो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स है, जैसे आपके पास होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है।
एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं आपके पास ये क्या होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, जो एंजाइम पे डिपेंड करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि उनमें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही एंजाइम पे कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप नॉन लिविंग में बात करोगे तो एंजाइम है, और अगर आप नॉन लिविंग में बात करो तो कैटालिटिक रिएक्शन सारे के सारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये आपके पास होगी कुछ एक एग्जांपल्स। इज इट क्लियर? समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, अगर हम बात करें इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमने जिक्र कर लिया, हमने इसकी एक एग्जांपल भी मैंने आपको तीनों बता दी कि कौन कौन सी पॉसिबल एग्जांपल है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ के एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है। लिखें यूनिट ऑफ के, ये एमसीक्यू बड़ा आता है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना अगर मेरे बच्चे, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा आपके पास, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। आपको पता है रेट होता है, डिपेंड करता है आपके पास के पे, और साथ में होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब रेट का बजाते खुद यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लेते होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, क्योंकि रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपके पास होता है जी टाइम। ठीक है, यानी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो चूंकि इस केस में आपके पास कंसंट्रेशन इधर कोई नहीं आएगी, ठीक है, तो के का जो यूनिट होगा वही होगा जो रेट का यूनिट है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूनिट ऑफ के इज सेम एज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कौन सा ऑर्डर होगा मेरे बच्चों, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये आप लोगों ने अपने ज़हन में बात रख लेनी है। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या क्या आपको पढ़ने को मिल सकता है, इसमें आपको ग्राफ पढ़ाया जा सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ग्राफ किस किस के दरमियान में होगा, जितने भी मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा ना इधर, वो सारे के सारे किस में होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक साइड पे, और एक साइड पे आपके पास क्या होगा, आपके पास होगी जी कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। अच्छा, आप रेट ऑफ इक्वेशन इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इक्वेशन जो है ना वैसे भी लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन लेके ना, बल्कि इधर ब्रैकेट आएगी क्योंकि डबल स्क्वायर ब्रैकेट तो यही शो करती है ना कि वो कंसंट्रेशन है। इसकी पार जीरो लगा देंगे ना, तो जीरो होगी तो इसका मतलब है वन, और अगर आप यूं लिखें तो ये हो जाएगा वन, और अगर आप इसको खोल के लिख देंगे तो ये बन जाएगा के बराबर। ठीक हो गया। तो आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड चूंकि नहीं कर रहा, जब भी कोई चीज कंसंट्रेशन पे डिपेंड, किसी भी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, तो आपके पास ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा होगा मेरे शहजादों, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास मौजूद होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई है? अच्छा, अब एक और चीज कर लेते हैं, वो क्या करना है बेटा जी, अब आपने पता है क्या करना है, आपने यूनिट ऑफ के लिए बताने लगा हूं। ठीक है, यूनिट ऑफ के। अब इसके लिए मैं क्या बताने लगा हूं, आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं। बेटा जी आपने ना एक फॉर्मूला याद कर लेना है। वो फॉर्मूला क्या है जी, मैं अब मैंने एक दफ़ा ऊपर समझा दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, एक दफ़ा और समझा दूंगा ताकि जेहन में बैठ जाए, और बाकी मैंने सारे इस फॉर्मूले से करने हैं। मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये है जी आपका एक ट्रिक फॉर्मूला है, जिसके अंदर आपने सिर्फ एन की वैल्यू पुट करनी है, और एन क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको अगर रिएक्शन आता है, आपने याद किया हुआ है कि रिएक्शन इस ऑर्डर का है, तो आप बिला झिझक एक नजर देखे इसका आंसर कर सकते हो। अच्छा, हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। अब बारी आ जाती है जी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मैंने जीरो ऑर्डर पे थोड़ी जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी दी, ऐसे ही हम बाकी सब पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन बात वही है कि मैं अब उतना टाइम नहीं दूंगा जितना मैंने जीरो पे दिया है, क्योंकि इसमें मैंने जस्ट आपको बताना है। अच्छा, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल इज दैट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जब डिपेंड करने लग जाए रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और इसमें आपके पास रेट इक्वेशन कैसी आएगी, रेट इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, उस चीज की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। दिस इज टोटली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल भी होती है कोई आपके पास, बिल्कुल होती है, आपको पेपर में इस दफा आई भी थी कुछ, ठीक है, आई थिंक सो वो सेकंड की थी। NH4N2 गोज टू N2 प्लस H2O, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपके पास दूसरा एक और, ये तो एक रिएक्शन है, इसमें जो है चूंकि रिएक्टेंट ही एक है और यही एक, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें इसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके अलावा आपके पास एक रिएक्शन होता है 2N2O5, ठीक है, 2N2O5 गोज टू, जाता है किस पर, 2N2O4, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, ये आपके पास एक रिएक्शन है। और इसमें आपका इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। दो हमने बैलेंसिंग के लिए लिखा है, लेकिन जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है, यानी आप कह लें कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रेट इक्वेशन क्या, यहाँ पर सिर्फ इसकी पावर क्या है, 1 है। ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऑर्डर इज सिंपली 0 1, यानी कि 1 ही निकलेगा, ठीक हो गया। यहां से आपने क्या निकाल लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अगर हम के यूनिट की बात करें तो के का यूनिट क्या होगा, सिंपल है, रेट इक्वेशन किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इज इक्वल टू के, और आगे कंसंट्रेशन है आपके पास, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया रेट का यूनिट और इसका के आ गया। यहाँ पर इस कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, आपस में कट डाउन हो जाएंगे ये, और आपके पास के का यूनिट क्या निकला, पर सेकेंड, ठीक हो गया। इसमें आपका के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम अपने वाले फॉर्मूले से देखें जो हमने पहले लिखा था, वो क्या था, मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस एन, ठीक है, 1 माइनस एन, और सेकेंड की पावर आ जाएगी 1, यहाँ पर 1 पुट करें और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1, और आपके पास आंसर फिर क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, ठीक हो गया। ये आपने देख लिया यूनिट ऑफ के। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बेटा सिंपल है, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास, वो आपके पास ये बनेगी। और यहाँ पर अगर आप रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो वो आपको मैंने ऊपर लिख दी है कि कंसंट्रेशन की पावर को आपने बस 1 लिख लेना, ओके हो गया। ये आपके पास था छोटा सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम जिक्र करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने लग पड़े तो उसको क्या बोलते हैं आप, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या होगी आपके पास, N2NO प्लस O2 गोज टू NO2 प्लस O2। इसके अलावा जो मैंने आपको ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड वाली और एक और एग्जांपल लिखवाई थी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली, वो वाली एग्जांपल भी आप इधर पुट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपको पता है कि किस पे डिपेंड कर रही थी रेट ऑफ रिएक्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोलेक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा था। वहां भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा आपके पास, 2 निकलेगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या निकलेगा, रेट इक्वेशन लिखे हैं तो आपके पास आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों पे डिपेंड कर रही है। ऑर्डर क्या निकलेगा, यहाँ पर ऑर्डर निकलेगा 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकला आपके पास,
टू निकल आया। मैंने रिएक्शन की जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद करनी है। अगर हम यूनिट ऑफ के का जिक्र कर लें कि यूनिट ऑफ के क्या होगा इधर, तो मैं सिर्फ फॉर्मूले से बताऊंगा, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मोल पर डी एम क्यूब 1 माइनस एन सेकेंड। ओके हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा पर मोल। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैंने कैसे किया। पर मोल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डीएम क्यूब और पर सेकंड। तो ये आपके पास आ गया के का फॉर्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है बल्कि नहीं, ग्राफ की बारी आती है। ठीक है, अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या होता है मेरे बच्चों, हमेशा मैंने आपको बताया, हमेशा आपको बताया कि जिस तरफ स्क्वायर होता है उस तरफ नहीं जाएगा ग्राफ, ग्राफ दूसरी तरफ चला जाता होता है। ये बात आप लोगों को पता है। ग्राफ किस तरफ का डेविएट करता होता है, जिस तरफ स्क्वायर ना हो। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो ग्राफ आपका कैसा होगा, जीरो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है वो आपके पास कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया? इज इट क्लियर, क्लियर और नॉट? अच्छा, उसके बाद हम अगली जिक्र कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। बाकी इनके आगे ग्राफ नहीं मैं बनाऊंगा, बिकॉज वो सेकंड ऑर्डर जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा उनको आपको पता है स्टीपर करना, लेस स्टीपर करना, वो सारा मैंने आपको बताया। अब मैं इनका सिर्फ यूनिट लिखूंगा, इसकी ग्राफ नहीं बनाऊंगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके हो गया। अब हम जिक्र कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या 3 रिएक्टेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल क्या आ रही है आपके पास, एक रिएक्शन होता है 2FeCl3 goes to plus 6Ki goes to 2FeI2 plus 6KCl। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 8 निकलना चाहिए, लेकिन 8 तो होता ही नहीं, मैक्सिमम होता ही 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको जब आप तोड़ के लिखेंगे ना, यानी मैकेनिज्म लिखेंगे, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या उसे कहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके पास होता है FeCl3 का एक मॉलिक्यूल और Ki के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी वजह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या निकलेगा, ऑर्डर क्या निकलेगा, 1 + 2 = 3 ऑर्डर निकलेगा आपके पास। ओके हो गया। अगर आप इसके लिए यूनिट लिखना चाहें, यूनिट ऑफ के, तो वो आपके पास क्या निकलेगा, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। सॉल्व कर लें, क्या बनेगा, 1 माइनस 3 = -2, तो ये हो जाएगा पर मोल स्क्वायर DM 6 और पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया जी फॉर्मूला थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा 2 है जो थोड़ा सा यूं कह लें कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ठीक है, उनको भी देख लें। एक है जी फ्रैक्शनल ऑर्डर। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 नहीं होगा, बल्कि 1/2 होगा या 3/2, यानी फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन समझ आ गई होगी, अभी तक हमने बड़ी दफा लिख ली। रेट ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, बल्कि लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या हो, फ्रैक्शन में मौजूद हो, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन। समझ आ गई? अच्छा, इसके लिए मैं 2 एग्जांपल लिखूंगा। एक आपके पास होती है H2 + Br2। ठीक है, Br2, ये क्या बनाएंगे आपके पास 2HBr। ठीक है,
और रेट क्या कहता है आपको, रेट इज इक्वल टू KH2 एंड Br। क्या Br2 आएगा? आंसर इज नो। क्या आएगा? H का एक पूरा मॉलिक्यूल आता है और B हाफ आता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी हुआ है, हाफ आएगा। और चूंकि ये हुआ, ऑर्डर आपके पास क्या होगा, ऑर्डर इज 1+1/2। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है जी। अगर आप देखें तो 2+1/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5, और डायरेक्टली भी इसको आप 1.5 लिख सकते हैं। तो ये चूंकि फ्रैक्शन में है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा ये तो मैंने दिया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक एग्जाम्पल सेकेंड ईयर से, अब एक फर्स्ट ईयर से भी ले लें। एक आपके पास रिएक्शन होता है CHCl3, ठीक है, वो आप आगे मिलता है Cl2 के साथ, और आपको देता है CCl4, और आपको साथ में देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बात करो तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है CHCl3, ये पूरा मॉलिक्यूल होता है, इसकी पावर 1 होती है, जबकि क्लोराइड जो है ना, डाइक्लोराइड गैस जो है ये हाफ होती है। अगर आप इसके ऑर्डर की बात करो तो अगेन ये कितना निकलेगा, 1.5। तो ये फ्रैक्शन में है यानी 3/2 है, इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज़ इट क्लियर? बोल बोल के मेरा गला दुख चुका है फ़िलहाल, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दिया करें, लेकिन इसको ध्यान से इन चीज़ों को समझा करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आगे यही काम आनी है। आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठे होगे, अब जिस बच्चे ने भी ध्यान से लेक्चर अटेंड किया होगा ना, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली, डेफिनेटली नहीं होगी बेटा, क्योंकि हर चीज़ को मैं बच्चों की तरह, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे को हम लेकर चलते हैं ना हाथ पकड़ के कि बेटा इधर से गुजरना है, स्लैंटी लाइन ऐसे बनानी है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। नाम ही शो कर रहा है कि ये जाली है, इसमें कोई ना कोई जाली चीज़ है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, लेकिन देखने में हमें ऐसा लग रहा होगा 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, देखने में ऐसा लगे कि 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, इस पे भी बात करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास 2 है। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, इसमें आ जाता है जी लार्ज एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट, कि एक चीज़ इतनी ज़्यादा मौजूद हो जाती है कि उसका असर ही ख़त्म हो जाता है। लाइक आपके पास एक रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है बुक में, टर्शरी ब्रोमाइड का, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जो रिएक्शन है आपने पढ़ा हुआ है बुक पे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्या आपके पास, जैसे आपके पास होता है CH3 और 3 और साथ में होता है Br, सॉरी कार्बन और Br। ठीक है, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस H2O। अच्छा, अब आपके पास ये आगे बनेगा CH3, ठीक है, COH प्लस HBr। अगर हम नॉर्मली देखें तो आपके पास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस स्पेसिफिक कंडीशन में हम वाटर को क्या ले रहे होते हैं, हमेशा लार्ज एक्सेस में वाटर मौजूद ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में हम हमेशा वाटर को क्या लेते हैं, लार्ज एक्सेस में, जिसकी वजह से इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, ये निग्लेजिबल हो जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रेट इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन आपके पास आएगी CH3 3CBr, और बस ऑर्डर आपके पास क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। देखने में क्या लग रहा था कि 2 है। इसी तरह आपने एक पढ़ा हुआ रिएक्शन चैप्टर नंबर 13 में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में नहीं है, ये आपकी 13 चैप्टर की बुक में है सेकंड ईयर में, तो वहाँ से एक एग्जांपल है बड़ी मज़े की, मैंने कहा आप लोगों के लिए लेकर आई जाए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो हम इसका जिक्र कर लेते हैं। आपके पास एस्टर क्या होता है, आपको पता है,
CH3COO C2H5, ठीक है, ये आपके पास बन गया है कैस्टर। इसके अंदर आपने डाला वाटर। इस केस में भी जो वाटर है ना बेटा, ये आ गया आपके पास लार्ज एक्सेस में। हमेशा ये किस में होता है? लार्ज एक्सेस में। हाँ, अगर वो कभी पेपर में लिख दे कि वाटर लार्ज एक्सेस में नहीं है, फिर हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, वरना वाटर हमेशा हम जब लेंगे डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जब जब हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लेंगे? वाटर को लार्ज एक्सेस में। अब इसमें भी जो रेट इक्वेशन है वो क्या लिखी जाएगी? वो सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करेगी, वो वाटर पे डिपेंड को नहीं करेगी, बिकॉज वो क्या है? इन लार्ज एक्सेस। अक्सर होता है कि वो आपको रिएक्शन वो देता है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, और आप लोगों को पता भी होता है कि अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन क्या देता है? उनमें से एक रिएक्टेंट को वो कर देता है लार्ज एक्सेस में। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं चूंकि बुक में लिखा हुआ है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, वो भाग के सेकंड ऑर्डर को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेकंड ऑर्डर नहीं होगा, बिकॉज कि वो किस में है? लार्ज एक्सेस में है। और फिर हम उसको क्या रखेंगे? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसको हम नहीं लिख सकते किसी भी सूरत, क्योंकि एक जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस में है? लार्ज एक्सेस में। अच्छा, कई दफ़ा वो पता है क्या कर देता है? अब जैसे हमने ऊपर एक रिएक्शन लिख दिया, आपको कंफ्यूज करेगा कैसे? N2, सॉरी NO, सॉरी यहाँ पे तो बल्कि N2 ही था, सॉरी 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 सॉरी, वेट, N2 प्लस CO गोज़ टू CO2 प्लस NO। ये एक मिनट मुझे रेस कर लेने दें, ठीक है। अब इस रिएक्शन में वो कह देगा जी फॉर एग्जांपल कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपने ले ली लार्ज एक्सेस में, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को याद होगा कि ये कौन सा है जी? सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। और सर ने कहा था अगर कोई एक चीज़ ले ली जाए लार्ज एक्सेस में तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। दोनों में से एक रिएक्टेंट को हमने चूंकि लार्ज एक्सेस में ले लिया, तो अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा, बिकॉज बेटा इसमें अगर आप रेट इक्वेशन देखो तो रेट इक्वेशन के अंदर जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गई हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने लार्ज एक्सेस में लिया ही नहीं है। इस केस में इसका ऑर्डर कैसा रहेगा? इसमें ऑर्डर रहेगा 2 ही रहेगा। लेकिन अगर वो कह दे आपको कि आपने इसको लार्ज एक्सेस में ले लिया, फिर बच्चे कहेंगे कि सर अब 1 हो जाएगा। नहीं बेटा, चूंकि ये सारे का सारा इसका सारे का असर खत्म हो जाएगा, तो अब इसका इस केस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बातें बड़ी क्रिटिकल है, इनको दिमाग हाजिर रख के कॉन्सेप्चुअली आप लोगों ने रिप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बहस करना चाहेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना पसंद करूँगा। एक सेकंड, इस साइड पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, और इस साइड पे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ RX, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक रिएक्शन के अंदर टोटल जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल मौजूद है ना, रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादातर हम काउंट करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे, ये याद रखिएगा, उनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसकी 12 बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, ऊपर से कोई भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ मोल्स। सम ऑफ मोल्स यानी मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स का आप क्या लेते हैं? सम ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो आपको रिएक्शन दिया गया है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स का आप सम ले लें, ठीक है, ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलैरिटी। जैसा कि आपके पास एक हम लिखते होते हैं ए और उसको मिला देते हैं हम बी के साथ, और आप बना देते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी मेरे से पूछें कितनी है, तो मैं बोलूँगा बेटा जी मॉलिक्यूलैरिटी इसमें कितनी है? A+B आएगी, सिंपल A+B, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका क्या चक्कर है? ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग सम ऑफ
obtained by taking sum of exponent of concentration ठीक है ऑफ रेट इक्वेशन। यानी जो रेट इक्वेशन जब आप लिखते हैं, रेट इक्वेशन में तो आप वही लिखते हैं जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन एक्सपोनेंट्स है ना, उनके सम को हम कहते हैं जी क्या है आपके पास, कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास रेट आपके पास आ रहा है जी, इसी रिएक्शन का हम रेट फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि ये आ रहा है बस, तो ऑर्डर क्या होगा, जस्ट ए के बराबर होगा। जैसा कि हमने उसमें देखा भी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में कि ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है कि क्या जो मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है, तो आंसर इज इट इज़ थ्योरेटिकल। ये क्या है, थ्योरेटिकल है। और ये क्या है, ये बेटा जी एक्सपेरिमेंटल है। एक थ्योरेटिकल है और एक एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा, इंडिकेटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आपने निकालना है ना, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये इसके लिए आपको जो है ना काइनेटिक स्टडी करनी पड़ेगी, यानी आपको उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, बाय काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपको उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, स्टडी ऑफ रिएक्शन। ओके, अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ है, ये हमेशा होल नंबर होता है, ऑलवेज होल नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। ये 1 2 3 ऐसे ही होगा। और ये क्या है जी, कैन बी इन फ्रैक्शन, ये होल भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, ज़ीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, नेवर ज़ीरो, ये भी याद रखिएगा। कभी भी ऐसा होता है कि रिएक्टेंट वाली साइड पे कोई मॉलिक्यूल ही ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा होता है कि ये कैन बी ज़ीरो, यानी आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये ज़ीरो हो सकता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 3, ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मैक्स वैल्यू कितनी है इसकी, वो है आपके पास 3। ओके, अच्छा, मैंने बाकी एक एग्जांपल आपको दी, जैसे ऊपर मैंने लार्ज एक्सेस वाले 2 रिएक्शन लिखे हैं, उनमें दोनों में मॉलिक्यूलरिटी 2 है जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, वो इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं लास्ट पे आपको बताऊं कि ये जो है ना ओबेज, ये ओबे करती है, ओबेज लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको पढ़ा दिया मैंने, लॉ ऑफ मास एक्शन को ये ओबे करती है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था ना गुलबर्ग और वेग वाला, वही है। अच्छा, ये ओबे करती है रेट लॉ को, ओबेज रेट लॉ, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। उसके अलावा टेल्स अस बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के ज़रिए हमें इसके बारे में पता चलता है, किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों, आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बड़ी लंबी डिटेल हुई, यानी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। इसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के मेथड्स देखने हैं, 5 मेथड्स होते हैं, जिनमें से हमने पढ़ने 2 हैं, लेकिन बाकी तीनों का भी मैं हिंट ज़रूर दूंगा, पेपर में वो पूछ सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट, अल्लाह हाफिज़।